Welcome students in this online session of chapter 18 wastewater management. Please watch whole video for a great knowledge. The learning checklist of this video is sources and disposal of wastewater. ओके हम डिस्कस करेंगे कि जो वेस्ट वाटर है वो आता कहाँ से एंड इसका डिस्पोजल कैसे किया जाता है. ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इन सिटीज़ एंड टाउन्स कैसे होता है. इंपॉर्टेंस ऑफ सैनिटेशन एंड सीवेज मैनेजमेंट. ओके एंड मेथड्स ऑफ स्लज मैनेजमेंट कि जो स्लज होता है वो क्या होता है और उसको मैनेज कैसे करते हैं. एंड अल्टरनेट मेथड्स ऑफ वेस्ट वाटर मैनेजमेंट. कंट्रोल ऑफ सीवेज एट होम्स. तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट इज सोर्सेज ऑफ वेस्ट वाटर. एंड डू यू नो व्हाट इज़ वेस्ट वाटर. जो वाटर हमने यूज़ किया हमारी डेली पर्पज़ में, जैसे कि वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स, बाथिंग, वॉशिंग कार एट्सेट्रा, इन सब एक्टिविटीज़ में जो वाटर को यूज़ कर लिया, यूज़ करने के बाद जो वाटर डर्टी हो जाता है और आगे किसी यूज़ में नहीं आ सकता, तो उसको हम कहते हैं वेस्ट वाटर. ओके जिस वाटर को हमने यूज़ कर लिया और अब वो ख़राब हो चुका है, उसको आगे यूज़ नहीं कर सकते, उसको कहते हैं वेस्ट वाटर. अब सोर्सेज क्या क्या हैं वेस्ट वाटर के. वेस्ट वाटर कहाँ कहाँ से बन सकता है. सो देर आर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ वेस्ट वाटर. तो वेस्ट वाटर काफ़ी रीज़न से डेवलप हो सकता है. ओके जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड नेचुरल एक्टिविटीज़. ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक बाथिंग, सैनिटरी नीड्स, कुकिंग, वॉशिंग यूटेंसिल, क्लॉथ्स एंड व्हीकल्स एंड फार्मिंग, इन सब रीज़न से वेस्ट वाटर प्रोड्यूस हो जाता है. एंड नेचुरल कॉजेज़ लाइक रेन से क्या होता है, रेन वाटर डायरेक्टली ग्राउंड पे आता है और अगर ग्राउंड वहाँ का क्लीन नहीं हुआ तो सारा वाटर वेस्ट वाटर बन जाएगा. तो ये सब रीज़न्स होते हैं वेस्ट वाटर के. वेस्ट वाटर में क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है ये डिपेंड करता है वेस्ट वाटर का सोर्स क्या है. अगर वेस्ट वाटर हाउस वेस्ट वाटर है तो उसमें ह्यूमन फीसीज, पेपर, प्लास्टिक्स, ये मेटल ऑब्जेक्ट्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो सकती है. डिटर्जेंट्स, टॉक्सिक केमिकल्स वगैरह अवेलेबल हो सकता है. अगर वेस्ट वाटर किचन वेस्ट वाटर है तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें किचन के जो हैं फूड पार्टिकल्स अवेलेबल हो सकते हैं. ओके अगर वेस्ट वाटर हॉस्पिटल वेस्ट वाटर है, हॉस्पिटल से वो आ रहा है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, सेल्स एंड टिश्यूज़, ह्यूमन ब्लड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो सकती है. ओके और जो वेस्ट वाटर है अगर इंडस्ट्रीज से आता है तो उसमें एफ्लुएंट्स, हार्मफुल केमिकल्स, मेटल्स, पेंट्स, डाई, लुब्रिकेंट्स, ये सारी चीज़ें उसमें हो सकती है. तो ये डिपेंड करता है कि वेस्ट वाटर आखिर सोर्स क्या है. सो हियर टू इम्पोर्टेंट टर्म्स आर देयर. फर्स्ट इज़ कंटेमिनेंट्स एंड सेकेंड इज़ एफ्लुएंट्स. सो व्हाट इज़ कंटेमिनेंट्स. द मटीरियल विच इज़ अवेलेबल इन वाटर विच मेक्स द वाटर वेस्ट वाटर आर कॉल्ड कंटेमिनेंट्स. ओके जो मटेरियल वाटर में अवेलेबल है जिसकी वजह से वाटर वेस्ट वाटर बन जाता है उसी को हम कहते हैं कंटेमिनेंट्स. सपोज़ वाटर को हमने यूज़ किया वॉशिंग में, तो वॉशिंग करने की वजह से वाटर में क्या मिक्स हो गए, डस्ट पार्टिकल. तो डस्ट पार्टिकल की वजह से वाटर ख़राब हो गया, वो वेस्ट वाटर बन गया. तो डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पे कंटेमिनेंट्स होंगे. ओके नाउ एफ्लुएंट्स. एफ्लुएंट मीन्स जो वेस्ट वाटर इंडस्ट्रीज से निकलता है उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स. ओके सो व्हाट डज एफ्लुएंट्स मीन. एफ्लुएंट्स मीन्स द वेस्ट वाटर. दिस डायग्राम इज शोइंग अ सीवर सिस्टम एट होम्स. होम्स में किस टाइप का सीवर सिस्टम होता है. यहाँ पे देखो पूरा एक कंप्लीट सीवर सिस्टम है हाउस का. यहाँ से अगर रेन वाटर होता है तो रेन वाटर इस पाइपलाइन के थ्रू यहाँ पर आएगा और वो या तो सॉइल में चला जाएगा या फिर इस पाइप में आ सकता है. और ये पाइप कहाँ से आ रहा है, ये जो पाइप है बाथरूम एंड किचन से वेस्ट को लेके आ रहा है. सैनिटरी जो सीवर है वो पाइप है. ओके और वो जाके यहाँ पे सैनिटरी सीवर लाइन में मिक्स हो जाता है, यहाँ पे मिल जाता है. और ये जो बाहर हैं इसको कहते हैं कैच बेसिन. ये जो पूरा एरिया है इस एरिया को हम कहते हैं कैच बेसिन. और ये कैच बेसिन क्या करता है, जो भी वाटर रन ऑफ वाटर है रोड पे ड्यू टू रेनफॉल उसको यहाँ से कलेक्ट करके इस स्टॉर्म सीवर वाली लाइन में लेके आता है. ओके स्टॉर्म सीवर का पूरा सिस्टम अलग होता है और ये जो है हाउस वेस्ट वाटर वो इस लाइन में आ जाता है. और ये है एक्सेस मेन होल ताकि इसकी क्लीनिंग की जा सके. अगर इसमें कहीं भी कभी कुछ स्टक हो जाए तो उसको क्लीन कर सकते हैं इस होल को ओपन करके. और ये पूरा सीवर सिस्टम है. इस चैप्टर में टू इम्पोर्टेंट टर्म्स आती हैं, सीवेज एंड सीवर. ओके सीवेज क्या होता है, जो वेस्ट वाटर है उसको हम कहते हैं सीवेज. और सीवेज को कैरी करने के लिए जो पूरा सिस्टम पाइपलाइन स्ट्रक्चर हमने बनाया है उस पाइपलाइन सिस्टम को हम कहते हैं सीवर.
ओके, तो सीवेज वेस्ट वाटर होता है और सीवर पूरा सिस्टम होता है पाइपलाइन वाला। हाउ वाटर इज़ डिस्पोज्ड हियर इज़ गिवन डिस्पोजल ऑफ वाटर वेस्ट वाटर। सो सबसे पहले क्या होता है, हम एक हाउस के एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सपोज़ एक हाउस है, वहाँ पे किचन में, बाथरूम, टॉयलेट्स में वहाँ पे वाटर को यूज़ किया, वाटर कंटेमिनेट हो गया। ओके, वाटर वहाँ पे वेस्ट वाटर बन गया। फिर वो वाटर कहाँ पे जाता है, जो हाउस ड्रेन पाइप होता है वहाँ से कैरी करता हुआ, वहाँ से मूव होता हुआ सीवेज पाइपलाइन में चला जाता है। जो सीवेज पाइपलाइन हमारे हाउस में होती है उसमें चला जाता है। फिर वहाँ से जो पूरे पाइपलाइन का नेटवर्क बनता है घर में, उसमें जाता है। एंड देन आगे जाके मेन सीवर लाइन, जो हमारी स्ट्रीट सीवर लाइन होती है, उसमें जाके वो पाइप मिल जाता है, उस सीवर लाइन में मिल जाता है। फिर एक जंक्शन होता है किसी स्ट्रीट में जहाँ पे मल्टीपल हाउसेज होते हैं, उस सारे मल्टीपल हाउसेज का कनेक्शन जाता है उस लाइन में। और वो लाइन कहाँ पे जाता है, उसमें एक जंक्शन होता है, उस जंक्शन को हम कहते हैं मेन होल, जहाँ पे सारे हाउसेज के पाइपलाइन आके कनेक्ट होते हैं, उसको कहते हैं मेन होल। और वहाँ पे एक होल दे रखा होता है, एग्जांपल दिस इज़ मेन होल। इस तरह का एक वहाँ पे लिड दे रखा होता है, उस मेन होल के लिड को ओपन करके मेंटेन कर सकते हैं, मेंटेनेंस के लिए होता है। अगर वहाँ पे कभी कुछ स्ट्रक हो जाए, अगर वो लाइन चौक हो जाती है, तो वहाँ पे उसको क्लीन कर सकते हैं मेन होल के थ्रू। देन मेन होल से आगे चला जाता है मेन सीवरेज लाइन में, जो मेन सीवरेज लाइन होती है उसमें चला जाता है। फिर वो सीवरेज लाइन ट्रीटमेंट प्लांट तक लेड होती है, उस ट्रीटमेंट प्लांट में पूरा सीवरेज कनेक्शन होता है और सीवेज वहाँ पे जाने के बाद ट्रीट होता है। ओके, और जो रेन वाटर वाला जो वाटर है, ये रन ऑफ वाटर जो रोड्स पे फ्लो करता है, उस तरह के लिए, उस वाटर के लिए एक ड्रेन दे रखा होता है रोड पे, ओपन ड्रेन। उस ओपन ड्रेन में वाटर चला जाता है और एक सेपरेट लाइन उसके लिए डाली हुई होती है, उसको हम कहते हैं स्टॉर्म ड्रेन। उस स्टॉर्म ड्रेन में जाने के बाद उसको ट्रीट करते हैं ट्रीटमेंट प्लांट में। उसको इतना ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होता क्योंकि उसमें सिर्फ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स वगैरह उसमें कंटामिनेंट्स नहीं होते। तो उसको थोड़ा सा ट्रीट करके नियर बाई जो वाटर सोर्सेज हैं उसमें मिक्स कर देते हैं। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है, कंप्लीट सिस्टम होता है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर का। सिटीज़ में वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट कैसे होता है, जो भी हमने डिस्कस किया, वो पूरा सिस्टम यही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मल्टीपल हाउसेज है, हाउस नंबर 1 2 3 4 हाउसेज यहाँ पे कनेक्टेड है। इन हाउसेज से क्या हो रहा है, 4 लाइन्स आ रही है, इसको हम कहते हैं सीवर लाइन। ओके, ये सीवर लाइन यहाँ से आके इस पाइप में कनेक्ट हो रही है। तो इस जगह पे जो है सारे घर के सारे हाउसेस के कनेक्शन कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक मेन होल प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे एक मेन होल प्रोवाइड हो जाएगा ताकि इन सारी लाइंस को क्लीन कर सकें। फिर ये जो है सेपरेट लाइन, रेड कलर्ड लाइन जो है सेपरेट पाइपलाइन है, ये रेन वाटर को कलेक्ट करेगी, रन ऑफ वाटर को कलेक्ट करके डायरेक्टली रिवर में मिक्स कर देगी। अगर इसको ट्रीटमेंट करना रिक्वायर्ड हुआ तो इसको पहले ट्रीटमेंट कर लेंगे, और नहीं तो डायरेक्ट नियर बाई सोर्स में इसको मिक्स कर सकते हैं। देन जो हाउसेज वाला वाटर आ रहा है यहाँ से कंटेमिनेटेड वाटर, वो जाएगा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट होगा। देन उसको हम उस वाटर सोर्स में मिक्स कर सकते हैं। बिना ट्रीटमेंट के उसको मिक्स नहीं करेंगे। अगर विदाउट ट्रीटमेंट उसको मिक्स किया तो क्या होगा, वो कंटेमिनेशन पूरे रिवर को कंटेमिनेट कर देगा। एंड जो रिवर में एक्वाटिक लाइफ है, प्लांट्स एंड जो भी एनिमल्स हैं, वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनकी डेथ भी हो सकती है। नाउ वी विल डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट इन ट्रीटमेंट प्लांट। जो वेस्ट वाटर है उसको ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट करने के लिए क्या प्रोसेसेस अप्लाई करते हैं। सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। फर्स्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट प्रोसेस, देन सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस, एंड थर्ड इज़ टर्शरी ट्रीटमेंट प्रोसेस। ओके, तो प्राइमरी जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है उसको मैकेनिकल प्रोसेस भी कहते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस भी कहते हैं, एंड टर्शरी ट्रीटमेंट प्रोसेस को केमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस भी कहते हैं। तो ये सारी 3 टाइप्स की प्रोसेसेस होती है। तो फर्स्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट प्रोसेस विच इज़ मैकेनिकल प्रोसेस, उसमें हम क्या करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि सपोज इन दिस डायग्राम वी आर डिस्कसिंग, इट इज़ इंडस्ट्री एंड मेकिंग, इट इज़ प्रोड्यूसिंग the effluent, industrial effluent which is also called the industrial waste water in houses से भी यहाँ पे waste water प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये सारा वेस्ट वाटर यहाँ पे आएगा और इसको हम कहते हैं एक चैम्बर, सेटलिंग चैम्बर। इस चैम्बर में आने के बाद क्या होता है, यहाँ पे जो हैवी लोड्स हैं वाटर के अंदर, लाइक स्टोन्स या फिर डस्ट पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स, इस तरह के जो भी स्टोन्स वगैरह हैं वो यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे, वो ग्रेविटी के थ्रू नीचे जाके सेटल हो जाएंगे बॉटम ऑफ द टैंक के। तो ये मैकेनिकल फर्स्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस का
एक पार्ट होता है। देन क्या होता है उसमें, अगर कोई सोप है जैसे कि सोप या डिटर्जेंट ऐसा कुछ मटेरियल अवेलेबल है, तो उसको सेपरेट करने के लिए क्या किया जाता है, वहाँ पे बबल्स फॉर्म कर दिए जाते हैं। वाटर के अंदर बबल्स को पास किया जाता है। उस बबल्स से क्या होते हैं, वो बबल्स उसको सोप को और जो भी उसमें फॉर्म एंड लाइट वेट मटीरियल है वो सारा वाटर के ऊपर आके अपर लेयर में सेट हो जाता है। क्लियर। एंड यहीं पे इन्हीं प्रोसेसेस में इसको एक बार स्क्रीन से भी पास किया जाता है। यह है फर्स्ट चैम्बर बार स्क्रीन वाला। यहाँ पे क्या होता है, ऐसे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इस तरह की मैश होती है, बार मैश होती है। उससे क्या होता है, जो भी बिग साइज्ड पार्टिकल है वो उसके एक तरफ ही रह जाते हैं और उसको वहाँ से हम क्लीन कर लेते हैं। जैसे कि कैंस हो गए, बिग साइज स्टोन्स, वुड पार्टिकल्स, वो सारी चीज़ों को एक तरफ स्टोर कर लेते हैं और उसको वहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो वो होता है बार स्क्रीन। देन ग्रिट टैंक, ग्रिट टैंक में वो सारी चीज़ें स्टोन्स जो हैवी स्टोन्स ग्रेविटी के थ्रू सेटल हो जाते हैं। देन सेटलिंग टैंक, और यहाँ पे क्या होता है, जो सोप की लेयर होती है, सोप एंड लाइट मटेरियल्स, वो सारे फ्लोट करके अपर लेयर पे आ जाते हैं, उसको वहाँ से रिमूव कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे 2 टर्म्स आती हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट में, स्लज एंड स्कम। व्हाट इज स्लज एंड स्कम? जो हैवी मटेरियल्स हैं वो क्या होंगे, इस टैंक के बेस में जाके कलेक्ट हो जाएंगे, उसको हम कहते हैं स्लज लेयर। जो चीज़ यहाँ पे लेयर फॉर्म हो जाती है उन पार्टिकल्स की वजह से, उनको हम कहते हैं स्लज लेयर। ओके, और उस स्लज लेयर को कुछ डेज़ में, 2 to 3 डेज़ में, या जितनी भी उसकी कैपेसिटी होती है वहाँ से क्लियर कर लेते हैं स्क्रैपर्स के थ्रू। ओके, और जो लाइट मटेरियल्स हैं, लाइट फ्लोटिंग पार्टिकल्स है, जो फ्लोट करके एक ऊपर लेयर फॉर्म कर देते हैं, ग्रीस, ऑयल एंड सोप, वो क्या कहते हैं उसको, स्कम लेयर। और उस स्कम लेयर को भी हम ऊपर से क्लियर कर देते हैं, उसको रिमूव कर लेते हैं। तो अब ये जो फर्स्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है, जो कि मैकेनिकल प्रोसेस होता है। नेक्स्ट प्रोसेस इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस। उसमें क्या होता है, अभी हमने वाटर को क्या किया, वाटर में से जो सारी अनडिज़ोल्व्ड जो कंटेमिनेंट्स थे उनको क्लियर किया। तो अनडिज़ोल्व्ड कंटेमिनेंट्स को क्लियर करने के बाद, यानी कि फर्स्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो वाटर मिलता है उसको हम कहते हैं क्लेरिफाइड वाटर। ओके, अब ये क्लेरिफाइड वाटर जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस में। उसमें क्या होता है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस होगी। इसमें एरेशन टैंक होता है। दिस टैंक इज़ एरेशन टैंक। एरेशन टैंक में क्या होता है, वहाँ पे इसके बेस में से बबल्स प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्या होती है, कुछ पाइपलाइंस होती हैं अंदर, उस पाइपलाइन में एयर को ब्लो करते हैं, उस एयर से क्या होता है, इसमें बबल्स फॉर्म हो जाते हैं। अब ये बबल्स क्या करेंगे, इस वाटर में डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन के अमाउंट को इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ पे इस वाटर में ऑक्सीजन अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगा, और ऑक्सीजन अमाउंट के इंक्रीज़ होने से क्या होता है, जो एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं उनकी ग्रोथ हम करवाते हैं। एरोबिक बैक्टीरियाज क्या करते हैं, वाटर में जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जैसे कि ह्यूमन फेसिस या फिर फूड पार्टिकल्स या एनिमल्स एंड प्लांट्स के कुछ पार्टिकल्स, कुछ पार्ट्स जो होंगे वो सारे वो होते हैं ऑर्गेनिक मैटर। उन ऑर्गेनिक मैटर को एरोबिक बैक्टीरियाज कंज्यूम कर लेते हैं, तो वो सारा वेस्ट वो उसको ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरियाज का फूड होता है ऑर्गेनिक मैटर। तो उनको फूड मिलेगा, वहाँ पे ग्रोथ करेंगे इस ऑक्सीजन की हेल्प से और उनको कंज्यूम कर लेंगे। तो उससे क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर वो कंज्यूम होके ख़त्म हो जाता है, वो वहाँ पे रहता नहीं वाटर में। तो इस तरह से हमने उसको वाटर को क्लीन कर लिया ऑर्गेनिकली। उसके बाद क्या होता है, वाटर को कुछ टाइम के लिए एकदम स्टिल रहने देते हैं, उसको मूव नहीं करते हैं, वाटर को सेटल होने देते हैं। जब हम वाटर को बिल्कुल कामली स्टिल रहने देंगे तो क्या होगा, वहाँ पे जो भी बैक्टीरियाज थे वो बैक्टीरियाज और कुछ टाइनी पार्टिकल्स जाके नीचे बॉटम में सेटल हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। तो वहाँ पे जो लेयर फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। ओके, जो फर्स्ट प्रोसेस में था प्राइमरी ट्रीटमेंट प्रोसेस में, उसको हम कहते थे स्लज बॉटम लेयर एंड अपर लेयर को स्कम लेयर। बट यहाँ पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस में जो लेयर फॉर्म हो रही है उसको हम कहेंगे एक्टिवेटेड स्लज लेयर। अभी एक्टिवेटेड स्लज लेयर क्या होती है, ऊपर से वाटर को रिमूव करने के बाद जो लेयर बचती है उसको सैंड बेड्स के ऊपर ड्राई होने के लिए रहने देते हैं, उसको वहाँ पे लेफ्ट कर देते हैं। फिर ड्राई हो जाने के बाद उसका पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको फर्टिलाइज़र बनाने में यूज़ कर लिया जाता है। वो बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। एक्टिवेटेड स्लज में
2% सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, बाकी 98% जो है वाटर होता है। तो इसको हम कह सकते हैं बहुत ही डाइल्यूटेड लेयर होती है एक्टिवेटेड स्लज। ओके, अब जो हमने पढ़ा सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस में, इसमें क्या होता है, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, इसमें बायोगैस प्रोड्यूस होती है। ये बायोगैस को हम एज अ फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं फॉर कुकिंग पर्पस, या किसी व्हीकल को चलाने के लिए, तो वो बायोगैस भी काफ़ी यूज़फुल होती है। नाउ लास्ट प्रोसेस विच इज़ टर्शरी ट्रीटमेंट प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज़ ऑल्सो नॉन एज केमिकल प्रोसेस, बिकॉज अब जो वाटर आता है उसमें क्या होता है, हमने फर्स्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस के थ्रू जो भी कोलिडिकल पार्टिकल्स उसमें थे उनको रिमूव कर दिया, जो पार्टिकल्स उसमें अनडिजॉल्व फॉर्म में थे उसको फर्स्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस में रिमूव कर लिया। सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस में हमने क्या किया, जो उसमें ऑर्गेनिक मैटर था उसको रिमूव कर दिया, बट अभी तक उसमें जो अगर कुछ केमिकल या हार्मफुल मटेरियल है उसको हमने रिमूव नहीं किया। और जो बैक्टीरियाज़ हैं, एरोबिक बैक्टीरियाज, जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस में हमने ग्रो करवाए थे, वो भी अभी तक उसमें अवेलेबल है। अब टर्शरी ट्रीटमेंट प्रोसेस में उन सबको हम रिमूव करने वाले हैं। तो टर्शरी ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है केमिकल, इसमें हम क्लोरीन यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। क्लोरीन गैस क्या करती है, एज अ डिसइंफेक्टेंट वर्क करती है, वो सारे जर्म्स एंड बैक्टीरियाज़ को किल कर लेगी, जिससे वाटर क्लीन हो जाएगा। एंड जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है एंड सल्फ़र फॉस्फोरस जो कंपाउंड होता है वो भी सारा यहाँ पे रिमूव हो जाता है। तो इस प्रोसेस के बाद हम क्लियर वाटर को किसी भी वाटर सोर्सेज जैसे कि रिवर या पॉन्ड में मिक्स कर सकते हैं, तो वहाँ पे उसको फाइनल डिस्पोज कर देंगे। ये जो प्रोसेस होती है क्लोरीन, हम इसमें केमिकल प्रोसेस के लिए क्लोरीन गैस प्रोवाइड करते हैं पाइप के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोरीनेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ इफ़ेक्ट्स ऑफ इम्प्रॉपर सीवेज मैनेजमेंट। अगर सीवेज मैनेजमेंट को प्रॉपरली नहीं करेंगे तो उसके क्या बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं, हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़, जो काफ़ी प्लेसेस होते हैं हमारी कंट्री में, उसमें क्या होता है कि ओपन ड्रेन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ओपन ड्रेन्स में क्या होता है, वो सारा ड्रेन ओपन है, वाटर एक्सपोज्ड है, तो उस वाटर में क्या होता है, एक तो सैनिटरी कंडीशन बैड रहती है, वहाँ पे सैनिटरी कंडीशन अच्छे से नहीं हो पाती। सेकंड, जो मॉस्किटोज़ एंड फ्लाइज बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग करते हैं वहाँ पे और डिजीज़ को स्प्रेड कर सकते हैं, जैसे कि मलेरिया, चिकनगुनिया, ये सारी प्रॉब्लम वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाती है। देन कभी कभी क्या होता है कि ओपन ड्रेन्स ओवरफ्लो हो जाते हैं, तो उनके ओवरफ्लो हो जाने की वजह से पूरी की पूरी स्ट्रीट कंटेमिनेट हो जाती है, पूरी स्ट्रीट वहाँ पे ख़राब हो जाती है। एंड कुछ प्लेसेस पे क्या करते हैं, वाटर को बिना ट्रीट किए ही, विदाउट ट्रीटमेंट, उसको नियर बाय वाटर सोर्स में मिक्स कर देते हैं, जैसे पॉन्ड में। तो वहाँ पे क्या होता है, अगर पॉन्ड में हमने अनट्रीटेड वाटर, हाउस वेस्ट मिक्स किया, तो वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी उस वाटर सोर्स में। उससे क्या होगा, वहाँ पे एल्गी एक प्लांट होता है, एल्गल ब्लूम हो जाएगा। ओके, एल्गल ब्लूम हो जाएगा। एल्गल ब्लूम मीन्स वहाँ पे एल्गी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज एल्गी को क्या चाहिए होता है, एल्गी को ऑर्गेनिक मैटर की रिक्वायरमेंट होती है। ऑर्गेनिक मैटर हम वेस्ट, हाउस वेस्ट से प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एल्गी की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है और इसी को हम कहते हैं एल्गल ब्लूम्स। अब एल्गल ब्लूम की वजह से क्या होता है, पूरा जो पॉन्ड था हमारा, उस पॉन्ड के सरफेस के ऊपर एक ग्रीन लेयर फॉर्म हो जाती है, उसको हम कहते हैं एल्गल ब्लूम, वो होता है एल्गी। ओके, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा तो पॉन्ड्स पे एक ग्रीन लेयर आ जाती है, उसको क्या कहते हैं, एल्गी। उसके बहुत ज़्यादा ग्रोथ को हम कहते हैं एल्गल ब्लूम। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो सनलाइट है वाटर में अंदर तक जा नहीं पाती, क्योंकि सनलाइट को वो ग्रीन लेयर अवॉइड कर देगी, वहीं पे चॉक कर देगी, तो सनलाइट वाटर में पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। तो उससे क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वाटर के अंदर, एक्वाटिक प्लांट्स जो होते हैं, वो उसका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है। तो वहाँ पे जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाएगा, तो जो प्लांट्स वाटर के अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे थे वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो वाटर में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा डिप्लेशन हो जाता है, ऑक्सीजन की वहाँ पे कमी हो जाती है। और बाकी जो एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स जैसे कि फ़िशेज़, फ्रॉग्स वगैरह जो भी हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और उनकी डेथ हो सकती है। तो जो कंडीशन वहाँ पे एक बैड कंडीशन डेवलप हो जाती है पॉन्ड में, जिसमें एल्गल ब्लूम की वजह से होता है, उसको हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन ऑफ द पॉन्ड या यूट्रोफिकेशन ऑफ द लेक, अगर वो लेक में होता है तो। क्लियर? And sometimes people do defecation in open areas, that is also very bad. It creates unsanitary condition, bad sanitary condition, and spread some diseases like diarrhea,
dysentery, cholera, typhoid and hepatitis. These disease may be spread in that condition because of breeding of flies there. Now importance of sanitation. What is the meaning of word sanitation? Sanitation का meaning होता है एकदम अच्छे तरीके से, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से हाइजीनिक कंडीशन को मेंटेन करके रखना। वो कैसे हम कर सकते हैं? साफ़ सफाई को मेंटेन करके रखना। उसके लिए हम बहुत ही प्रॉपरली वेस्ट वाटर का मैनेजमेंट करेंगे। जो हमारा गार्बेज है उसको प्रॉपर डिस्पोजल करेंगे, खुले में उसको डिस्पोज नहीं करेंगे ओपन एरियाज़ में। जो प्रॉपर सिस्टम होता है उसको मेंटेन जब हम करेंगे तो हम उसको कहते हैं सैनिटरी कंडीशन इज़ मेंटेन्ड। ओके, सैनिटरी मीन्स बिल्कुल क्लीनलीनेस वाली कंडीशन। तो इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, हम इसको कैसे कर सकते हैं? सो जो पीपल है रूरल एंड अर्बन एरियाज़ में, उनको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी होता है सैनिटेशन के लिए, कि सैनिटेशन क्यों ज़रूरी है और कैसे हम कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें उनको बतानी चाहिए। ओके, और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि मॉनेटरी एड उनको प्रोवाइड करना चाहिए। ओके, और जो मशीनरीज़ वगैरह हैं सिटीज़ में वो उनको प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि उनको क्लीन रख सकें। और सीवेज का जो सिस्टम है, सीवरेज सिस्टम पूरा क्लोज्ड होना चाहिए, ओपन ड्रेन्ड नहीं होना चाहिए। और गार्बेज को प्रॉपरली अच्छे प्लेस पे उनको डिस्पोज़ करना चाहिए, जैसे जो डस्टबिन्स होते हैं उन्हीं में डिस्पोज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्ट्रीट के बाहर कहीं कॉर्नर पे हमने उसको डिस्पोज़ कर दिया, दैट इज़ बैड सैनिटरी कंडीशन। पब्लिक प्लेसेस पे प्रॉपर वाश बेसिन्स प्रोवाइडेड होने चाहिए जिनमें क्लीन वाटर एंड सोप की सप्लाई होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे हम सैनिटेशन को मैनेज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेथड्स ऑफ स्लज मैनेजमेंट। अभी हमने जो फर्स्ट ट्रीटमेंट देखा था, प्राइमरी ट्रीटमेंट, दैट इज़ मैकेनिकल ट्रीटमेंट, उसमें जो स्लज फॉर्म हुआ था उसी स्लज को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो उस स्लज को हम क्या कर सकते हैं? इंसिनरेशन कर सकते हैं। व्हाट इज़ इंसिनरेशन? इंसिनरेशन का मीनिंग होता है जो स्लज है उसको बहुत ही हाई टेम्परेचर पे बर्न करना और बर्न करके उसको ऐश में कन्वर्ट कर देना, वो होता है इंसिनरेशन। ओके, ऐश मीन्स राख, उसको बिल्कुल हाई टेम्परेचर पे बर्न करके राख बना देते हैं, दैट इज़ इंसिनरेशन। अब इंसिनरेशन कैसे किया जाता है? इंसिनरेशन करने के लिए 2 स्टेप्स होते हैं। लुक हियर, इंसिनरेशन करने से पहले स्लज को बिल्कुल ड्राई करना ज़रूरी होता है, बिकॉज़ उसको बर्न करने में अगर उसमें मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल हुआ तो काफ़ी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं? स्लज को ड्राई करते हैं। ये एक मशीन है, इसमें क्या होता है? स्लज को ड्राई करते हैं, ड्राइंग बेड्स होते हैं इसमें, या फिर हम उसको ओपन एरिया में डाल के भी ड्राई कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। और ड्राई होने के बाद ये स्लज इंसिनरेटर होता है। इसमें क्या होता है? यहाँ पे स्लज को डालेंगे अंदर और यहाँ पे बर्नर होते हैं, यहाँ से फ्लेम आती है और उसको बर्न कर देती है। और ये फ्लू होता है, यहाँ से जो गैसेस निकलेगी बर्न होने के बाद वो ऊपर से निकल जाएगी, देन जो ऐश बन जाएगी। लास्ट में पूरी बर्न होने के यहाँ पे बाद में ऐश बन जाती है। ओके, और उस ऐश को हम बाद में क्या करते हैं? कहीं पे ग्राउंड में डिस्पोज कर सकते हैं। अंडरग्राउंड एक्सकेवेशन करने के बाद उसमें उसको डिस्पोज करके पैक कर देते हैं। तो ये प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है स्लज का मैनेजमेंट। हमने सीवेज को ट्रीट करना पूरा डिस्कस किया कि सीवेज को किस तरह से ट्रीट करते हैं। ओके, ट्रीटमेंट प्लांट से। अब यहाँ पे कुछ अल्टरनेट मेथड्स हैं, सम अल्टरनेट मेथड्स ऑफ वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, कि उसको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। सपोज़ वी आर लिविंग इन ए स्मॉल विलेज। ओके, तो वहाँ पे क्या होता है? इतना बिग साइज स्केल का जो है ट्रीटमेंट प्लांट डेवलप करना मुश्किल होता है, क्योंकि इतने स्मॉल विलेजेस में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती ट्रीटमेंट प्लांट की। तो वहाँ पे क्या करते हैं? सेप्टिक टैंक को बना सकते हैं। सेप्टिक टैंक क्या होता है? इस तरह का उसका कंस्ट्रक्शन होता है। इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले ग्राउंड में एक एक्सकेवेशन कर देते हैं। ओके, ग्राउंड में एक ऐसा एरिया एक्सकेवेशन करने के बाद उसके बेड को बना लेते हैं, या तो सीमेंट कंक्रीट से बना लेंगे या फिर प्लास्टिक की लेयर बिछा देंगे, एंड उसके ऊपर एक इस तरह का पैक स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये एक होल भी हो सकता है, इसको हम कह सकते हैं कि लिड हो सकती है, इसको हटा के क्लियर कर सकते हैं कभी। अब इसमें क्या होता है? एक साइड से यहाँ से हाउस का कनेक्शन होगा, जहाँ से हाउस का सारा सीवेज आएगा, किचन से टॉयलेट से वगैरह सारा सीवेज इसमें आएगा। देन यहाँ पे क्या होगा? सीवेज का जो किचन सीवेज या टॉयलेट सीवेज यहाँ पर आता है तो उसमें जो हैवी मटेरियल्स है, हैवी वेट मटेरियल्स, वो यहाँ पे जमा हो जाएंगे, बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे। तो वो होता है स्लज सॉलिड। ओके, स्लज सॉलिड यहाँ पे बन जाता है। उसके बाद जो लिक्विड वेस्ट है वो लिक्विड वेस्ट पूरा लिक्विड सीवेज यहाँ पे आ जाता है, एंड जो
लाइट वेट पार्टिकल्स है जैसे कि सोप, ऑयल या ग्रीस वाले पार्टिकल, वो एक लेयर यहाँ पे बना देते हैं जिसको कहते हैं स्कम लेयर। क्लियर। अब क्या होगा, यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरियाज की ग्रोथ होगी ऑटोमेटिक, एनारोबिक बैक्टीरियाज की। एनारोबिक बैक्टीरियाज की यहाँ पे ग्रोथ हो जाएगी। ओके, एनारोबिक बैक्टीरियाज क्या होते हैं? ऐसे बैक्टीरियाज जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में वर्क करते हैं। ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो ऑर्गेनिक मैटर है जो हाउस वेस्ट से आ रहा है, उस ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेंगे और जो सॉलिड स्लज जितना भी उसको कंज्यूम करके ख़त्म कर लेंगे। यहाँ पे वो जो सॉलिड वेस्ट आ रहा है उसको कंज्यूम कर लेंगे एज ए फूड। ओके, और जो स्कम लेयर है उसको हम टाइमली यहाँ से लिड को ओपन करके यहाँ से रिमूव कर ही सकते हैं इस होल से, इसीलिए प्रोवाइड किया है इसको। और उसके बाद में जो ओनली क्लीन वाटर यहाँ पे बचता है उस वाटर को हम डिस्पोज कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट अगर अवेलेबल नहीं हो तो सेप्टिक टैंक वाला प्रोविज़न वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड सेप्टिक टैंक में एक बेनिफिट ये भी होता है कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है वो ग्राउंड में चला जाता है। ओके, अंडरग्राउंड जो होता है उस जो ग्राउंड होती है सॉइल उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये होता है सेप्टिक टैंक वाला प्रोविज़न। नेक्स्ट इज़ प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम वेस्ट वाटर। ओके, वेस्ट वाटर जो है उसको बायोगैस भी बना सकते हैं उस वेस्ट वाटर से। सपोज़ कोई वेस्ट वाटर हमने लिया, उस वेस्ट वाटर में काफ़ी एनिमल एक्सक्रीटा वगैरह होते हैं जैसे कि काऊ डंग, उनको हम एक जगह कलेक्ट करेंगे और इस तरह से अंडरग्राउंड टैंक्स बना रखे होते हैं। उन अंडरग्राउंड टैंक्स में उसको स्टोर कर लेंगे एंड क्या करेंगे उसमें एरोबिक या एनारोबिक जैसा भी सूटेबल होता है। मेनली हम एनारोबिक बैक्टीरियाज की ग्रोथ करवाएंगे, बिकॉज अगर एरोबिक की ग्रोथ करवाई तो वहाँ पे क्या होता है, हमें एयर की सप्लाई देनी पड़ेगी। बट ये क्या होता है, पूरा क्लोज्ड चैम्बर होता है, उसमें ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती। इस वजह से वहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरियाज की ग्रोथ हो जाएगी। एनारोबिक बैक्टीरियाज की ग्रोथ हम करवाएंगे, देन वो एनारोबिक बैक्टीरियाज क्या करेंगे, जो ह्यूमन फीसीज या काऊ डंग या ऐसा कुछ भी जो ऑर्गेनिक मैटर उसको अवेलेबल मिलेगा उसको कंज्यूम करेंगे एज ए फूड एंड बायोगैस प्रोड्यूस करेंगे। वो बायोगैस हम पाइपलाइन के थ्रू कलेक्ट करके सिलेंडर्स में स्टोर करके रख सकते हैं एंड देन बाद में एज ए फ्यूल उसको यूज़ कर लेंगे फॉर द कुकिंग पर्पज़ एंड लाइटनिंग पर्पसेज। इन सब चीज़ों के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो होता है बायोगैस का प्रोडक्शन फ्रॉम द वेस्ट वाटर। नेक्स्ट इज़ केमिकल टॉयलेट्स। अब कुछ टॉयलेट्स होते हैं केमिकल टॉयलेट्स, जैसे कि क्या होते हैं वो एरोप्लेन्स में क्या होता है कि इतना हम टैंक या स्टोरेज नहीं दे सकते क्योंकि एरोप्लेन का वेट हमें मेंटेन करना होता है, ज़्यादा हैवी नहीं कर सकते एरोप्लेन को। तो वहाँ पे ऐसे कुछ टॉयलेट्स होते हैं केमिकल टॉयलेट्स। वो क्या करते हैं, जो ह्यूमन फीसीज है या फिर जो वेस्ट है उसको वेस्ट को केमिकली ट्रीट कर देते हैं डायरेक्टली और वहाँ पे उसको डिस्पोज कर देते हैं। वहाँ पे फ्लश करने के लिए केमिकल टॉयलेट्स में नॉर्मल वाटर की जगह पे कुछ डाइल्यूटेड केमिकल्स को यूज़ करते हैं। वो केमिकल क्या करेंगे, उसको ट्रीट कर लेंगे एंड जो हार्मफुल उसमें इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो जो हार्मफुल इम्पैक्ट्स होते हैं उसके वेस्ट के, वो सारे वहाँ पे ट्रीट हो जाएंगे और वो जो ट्रीटेड वाटर रहेगा वेस्ट वाटर वो हार्मफुल नहीं रह जाएगा। ओके, वहीं पे उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा स्टोरेज में। फिर क्या करते हैं, जब उसका स्टोरेज फुल हो जाता है तो कुछ इंटरवल्स पे, जैसे कि एरोप्लेन कहीं पे ट्रैवल कर रही है, वो एयर में ही फ़्लाइट में है अभी, तो फ्लाइट में क्या हो जाएगा, जब उसका स्टोरेज फुल हो जाएगा तो कुछ इंटरवल्स के बाद में एयर में ही उसके फ़्लाइट के टाइम पे ही डंप कर देंगे। ओके, कुछ पैकेट्स में उसको डंप कर लेंगे या फिर ओपन स्काई में उसको डंप कर लेंगे। तो ये उसका प्रोसेस होता है केमिकल टॉयलेट का। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ कंट्रोल ऑफ सीवेज एट होम्स। कितना अच्छा हो अगर हम हमारे होम्स पे ही सीवेज को कंट्रोल कर लें, सीवेज को इस तरह से प्रोड्यूस ही नहीं करें। अगर हम सीवेज को ही प्रोड्यूस कम करेंगे तो आगे जाके उसका जो पूरा प्रोसेस है ट्रीटमेंट भी कम करना पड़ेगा और इतनी कॉस्ट हम यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा होगा पूरी कंट्री के और पूरी सिटी के इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए। ओके, तो हम किस किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं सीवेज को होम पे, तो हम कर सकते हैं जैसे कि सीवेज जनरेशन कम करो। सबसे पहले तो वाटर को ही वेस्ट मत करो, कहीं पे वाटर को वेस्ट ही नहीं करोगे तो वाटर का वेस्ट वाटर डेवलप ही नहीं होगा। ओके, सेकंड इज़ जो ऑयल्स हैं हमारे किचन ऑयल और फैट्स वगैरह को, उसको ड्रेन में डिस्पोज नहीं करना चाहिए। आगे जाके क्या करते हैं, वो स्कम लेयर प्रोड्यूस करते हैं, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं। कई बार उनसे जो हमारे पाइपलाइन है, हाउस पाइपलाइन, वो भी चौक हो जाती है, फिर उसमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट इज़ सम केमिकल्स लाइक पेंट्स, सॉल्वेंट्स, इंसेक्टिसाइड, मोटर ऑयल, मेडिसिन्स और जो पैरासीटामोल वगैरह मेडिसिन्स जो होती हैं उनको ड्रेन्स में कभी भी डिस्पोज नहीं करना चाहिए, उनको डस्टबिन में डिस्पोज करना चाहिए।
इससे क्या होता है, ये जो केमिकल्स हैं सीवेज को हार्मफुल बनाते हैं, और डिकम्पोजर्स जैसे कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस में हमने एरोबिक बैक्टीरियाज़ की ग्रोथ करवाई थी, तो वो प्रोसेस को डिस्टर्ब करते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस को डिस्टर्ब करेंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज़म को ग्रो नहीं करने देंगे। ओके, इसलिए हमें ये जो केमिकल और हार्मफुल जितनी भी चीज़ें हैं उसको वाटर में डिस्पोज नहीं करना चाहिए, उसको हमें डस्टबिन में डिस्पोज करना चाहिए। लास्ट इज़ द यूज्ड टी लीव्स एंड सॉलिड फॉर्म्स, सम पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, उनको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ड्रेन में नहीं डालना चाहिए, उसको वाटर में डिस्पोज नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, जो सीवरेज लाइन है, सीवरेज लाइन पूरी चौक हो सकती है, सीवरेज लाइन जाम हो सकती है। ओके, तो उनको हमें डस्टबिन में ही डिस्पोज करना चाहिए। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिनका अगर हम ध्यान रखेंगे, उनको कंट्रोल करेंगे सीवेज को होम पे ही, तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था, चैप्टर 18 वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।